हेलो एंड जय हिंद एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का केसरी बैच में, जिसमें कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी का ये टॉपिक, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ वोटिंग एंड पार्लियामेंट्री डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसके क्लास के लास्ट में हम लोग कुछ PYQs देखेंगे इससे रिलेटेड, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर जब आप इस सेशन को पूरा कंप्लीटली फोकस से और ध्यान से अच्छे से समझ लोगे तो आप ये करने के एबल होगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दी सेशन। अब जैसा आपको पता है कि वोटिंग इन हाउस हमें पढ़ना है, बट इसे समझने से पहले एक नॉर्मल सी चीज समझ के देखते हैं, एक फिनोमेना, कि अगर आप एक क्लास के अंदर एक पार्टी अरेंज कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग बच्चे हैं तो अलग अलग डिमांड्स हैं। ठीक है, सबकी अलग डिमांड है, तो कोई इंडियन फूड चाहता है, कोई चाहता है कि चाइनीज फूड हो, किसी को इटालियन पसंद है। ठीक है, तो सब लोगों की अलग अलग डिमांड्स है, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें खानी है। अब अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको पार्टी में क्या मंगाना है इन तीनों में से, तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पूछ लो कि मेजोरिटी जो है वो क्या कहती है। मेजोरिटी का क्या मतलब होता है? मेजोरिटी का मतलब होता है सिंपल सा, दोज हु आर मोर इन नंबर। जो इनमें से ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हो आप वो मंगा लो, उससे आपको लगेगा कि भाई यही फरमाइश थी लोगों की और लोग इससे सेटिस्फाइड होंगे इस डिसीजन से, है ना। तो मेजोरिटी का सिंपल सा अर्थ होता है दोज हु आर मोर इन नंबर, और माइनॉरिटी का सिंपल सा अर्थ होता है दोज हु आर लेस इन नंबर, है ना। तो मेजोरिटी में अगर मान लीजिए लोग चाइनीज बोलते हैं तो इसका मतलब आपको चाइनीज मंगाना चाहिए। मेजोरिटी में लोग इटालियन बोलते हैं, इटालियन मंगाना चाहिए, और इंडियन बोले तो इंडियन, है ना। तो इस तरीके से हम चूज कर सकते हैं कि वोटिंग करवा के। इसी तरीके से पार्लियामेंट में भी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट भी क्या है, एक तरह से एक बॉडी है जो बहुत सारे डिसीजन ले रही है, जो फैसले ले रही है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग टाइप से वोटिंग कराई जाती है। अब ये वोटिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। अब वो कौन से टाइप्स होंगे वो हमें समझना है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा कि 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो भी स्ट्रेंथ है ना, उसका 50% प्लस एक मेंबर और, यानी जो सिंपल मेजोरिटी हमारी यहाँ पे क्लास में होने वाली थी, है ना। अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो 51 बच्चे जो बोलेंगे हम वो कर लेंगे, है ना। तो जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे वो कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो किसके ऊपर यूज होती है ये सिंपल मेजोरिटी? ये यूज की जाती है क्या पास करने के लिए? सिंपल नॉर्मल बिल्स को पास करने के लिए। ठीक है, क्या पास करने के लिए? नॉर्मल बिल्स पास करने के लिए, नए स्टेट्स बना मतलब एस्टैब्लिश करने के लिए, या एडमिशन मतलब कोई स्टेट आप अपने कंट्री की टेरिटरी में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी सिंपल मेजोरिटी से पास करके ऐड कर लो। कोई नई स्टेट फॉर्म कर रहे हो, या फिर एरियाज या बाउंड्रीज चेंज कर रहे हो, या किसी एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम बदल रहे हो, जैसे यूपी का नाम बदल के कुछ और रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल मेजोरिटी यूज होगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी है या एबॉलिश करनी है, उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी पास होती है। अब आपको मालूम होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होती हैं, उम्मीद कर रही हूं मैं आपसे। अब देखो, आपको मालूम है कि जैसे पार्लियामेंट है यार, ये इसको ना, ये चीज़ इसकी पसंद नहीं मुझे, ये हरकत जो करता है। इसमें क्या होगा अब कि यहाँ पर जो ये आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। 2 हाउसेज कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, है ना। ये तो हो गया यूनियन के लेवल पे, यानी सेंटर के लेवल पे। ऐसे ही होता है स्टेट के लेवल पे भी, है ना। तो स्टेट का भी तो कुछ होगा। ये अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट के लेवल पे होती है क्या? लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा क्या होता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ये क्या होती है? ये ऑप्शनल होती है। ठीक है, ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ कि भाई कोई स्टेट इसे रख भी सकती है और नहीं भी। कोई स्टेट अगर रिच है, मतलब उसके पास एनफ अमाउंट ऑफ मनी है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठे हुए लोगों को पे कर पाए, है ना, उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा, उनकी सैलरीज, तो सैलरीज पे कर पाए लेजिस्लेटिव काउंसिल की, है ना, ये सब एडमिनिस्टर कर पाए, मैनेज कर पाए, तो स्टेट रख सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अगर वो ये सब नहीं कर सकती, उसके पास एनफ मनी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो वो एबॉलिश करवा दे, ना यूज करे, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को ना रखे, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी फिर। ठीक है, असेंबली का रहना जरूरी होता है, ये तो रहेगी, ये हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे तो आपके दोनों हाउसेस चलते ही हैं, और आपको मालूम होगा कि राज्यसभा तो नॉन डिसॉल्वेबल होती है, इसको तो आप डिसॉल्व ही नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट हाउस होता है ना। चलो, ये सब हुआ। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट को बनवानी है या एबॉलिश करवानी है, तो ये वाला लॉ जो होता है, ये वाला लॉ कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल, बजट, ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाना है, अगर नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी है, मतलब खत्म करनी है, रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा शुड बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा विद सिंपल मेजोरिटी,
कोई ऐसा रिजोल्यूशन है जो राज्यसभा ने पास कर दिया है तो उसको लोकसभा जो है सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव कर देती है। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट का अगर रिमूवल चल रहा है लोकसभा में तो वो भी कैसे हो जाता है, आपका इससे हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से। वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स गवर्नर्स एड्रेस, मतलब कि जब प्रेसिडेंट जो है वो हाउस को एड्रेस करते हैं उसके बाद उनको थैंक यू बोला जाता है। नॉर्मल जो जैसे टीचर जब पढ़ा के जाता है तो उसको थैंक यू विश करते हैं ना, तो वही वोट ऑफ थैंक्स बोलते हैं उसमें पार्लियामेंट में इस चीज को, ठीक है। तो वो थैंक्स भी कैसे दिया जाता है, नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये होती है सिंपल मेजोरिटी जिसमें 50% से एक ज्यादा। फिर आता है दूसरा एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के अंदर मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मतलब है कि जितनी मेंबरशिप उसकी है टोटल, जैसे कि अगर आप लोकसभा की बात करो तो कितनी होगी 550, ठीक है। अगर आप राज्यसभा की बात करो तो कितनी होगी टोटल मेंबरशिप, इट इज अराउंड 250। तो इन दोनों का मोर देन 50%, तो आप इसका कितना लगा लो, इसका लगा लो 275 के आसपास, और इसका लगा लो कितना आएगा 125 के आसपास आएगा समथिंग, ठीक है। देख लेना क्या है ये डेटा, है ना। तो यहाँ पर 50% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप से, ठीक है। तो जो भी टोटल लोग हैं उसकी जो भी टोटल मेंबरशिप है उसका 50% ज्यादा। ये कब यूज होता है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे जब गवर्नमेंट बनानी होती है उस समय ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी यूज की जाती है। अच्छा अब देखो यहाँ पे टोटल मेंबरशिप में और स्ट्रेंथ में क्या फर्क होता है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि प्रेजेंट, आपने अच्छा स्ट्रेंथ से भी और इजी वर्ड लेते हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग सुना है ना आपने, कि जो आए हैं और जो वोट कर रहे हैं। अब आप अज्यूम करो कि आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक है, आपकी क्लास में, और अच्छा फिगर ले लेते हैं, आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप पार्टी का डिस्कशन कर रहे थे और खाना डिसाइड कर रहे थे उस दिन सिर्फ और सिर्फ ना 60 स्टूडेंट्स ही आए थे, उस दिन सिर्फ 60 स्टूडेंट ही आए थे। तो 60 स्टूडेंट ही वोट करेंगे ना, तो ये 60 में से देखा जाएगा, यानी कि 31 बच्चे, यानी मोर देन हाफ, है ना, हाफ हुआ 30 तो मोर देन हाफ मतलब 31 मान लो। तो 31 बच्चे जो हैं वो जो चाहेंगे हम वो मंगा लेंगे। 31 बच्चे मान लो इटालियन खाना चाहते हैं तो हम इटालियन फूड ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंपल मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होता तो इसका मतलब होता कि भाई नॉर्मल कितना है स्ट्रेंथ, 100 स्ट्रेंथ है ना, मेंबरशिप क्लास की है ये, इसको बोलते हैं मेंबरशिप। तो क्लास की मेंबरशिप कितनी है 100। अब इस मेंबरशिप का मोर देन 50% यानी 100 से एक ज्यादा, मतलब 50, मतलब 100 का हाफ, है ना, उससे एक ज्यादा यानी 51। इसका मतलब ये हुआ कि 51 बच्चों का फेवर होना चाहिए इटालियन खाना खाने के लिए, तो ही इटालियन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना की जरूरत पड़ी 31, देखो कितना डिफरेंस है। तो कितनी इजी होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाली स्कीम, है ना, और कितनी डिफिकल्ट हो जाती है एब्सोल्यूट वाली। तो जो मैंने आपको ये नीचे वाली बताई ये एब्सोल्यूट हो गई, सिंपल है, आपको समझ में आया होगा कि भाई प्रेजेंट एंड वोटिंग है कि 100 बच्चों में से अगर 60 बच्चे प्रेजेंट हुए हैं तो मतलब उसका मोर देन हाफ उसके फेवर में होना चाहिए पास करने के लिए। और एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहती है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है 100 बच्चे, हम ये नहीं देख रहे कि एब्सेंट कितने हैं, कितने बच्चे छुट्टी पे हैं, कितने बच्चे ने एडमिशन ही नहीं, कुछ भी मतलब जो भी दिक्कत है वो सब हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 100 बच्चे हैं क्लास में तो 100 का जो है हाफ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उतना फेवर में होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू अचीव, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज थर्ड मेजोरिटी जो आपकी होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। क्या होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। अब यहाँ पर इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या सीन है, ये होता है 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स माइनस वेकेंट सीट, कि टोटल मेंबर जो है माइनस वेकेंट सीट। अब इसको अब कैसे समझे, मान लो कि एक क्लास के अंदर ना 120 बेंच लगी हुई हैं, ठीक है, या फिर और इजी रखते हैं ना इस नंबर को, 100 बेंचेस लगी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी क्लास के अंदर 100 बच्चों का एडमिशन ले सकते हो, 100 बच्चों को अपनी क्लास में बैठा सकते हो। बट उस दिन जो है अब अभी तक जो एडमिशन हुए हैं वो कितने एडमिशन हुए हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो 60 ही एडमिशन हुए हैं, कितने 80, ठीक है, कितने एडमिशन हुए हैं 80 एडमिशन हुए हैं। तो सीट कितनी भरी है अब तक 80, तो टोटल स्ट्रेंथ अभी कितनी हुई है। अब वैसे देखा जाए तो भाई टोटल मेजॉर स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है 100 हो सकती है, लेकिन 100 भरे तो नहीं, भरे तो कितने हैं सिर्फ 80। तो टोटल मेंबर्स माइनस वेकेंट सीट, ये जो बाकी सीट बच गई कितनी बच गई 20, है ना। तो यहाँ पर 20 जो है वो क्या है वेकेंट, कि उनकी जगह पर कोई है ही नहीं, ठीक है, वेकेंट सीट्स हुई। इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है 100 बेंचेस थे, 80 बच्चों का एडमिशन हुआ, 20 खाली रह गए, तो अब हमें 80 पे देखेंगे, ठीक है। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ बोलते हैं इसको कि जो आपकी सीट फिल हो जाती है, ये जो सीट्स थी ये फिल हो गई हैं,
ठीक है, जितने में एडमिशन आ गया है। तो इसको आप बोलते हो क्या, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जो आप वेकेंट करने के अलावा छोड़ते हो, मतलब वेकेंट जो है उनको हटा के जो बाकी होती है उनको बोलते हैं। तो ये होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कब यूज होती है, ये बच्चे यूज होती है आपकी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वही बात है ना, रिमूवल ऑफ स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव करने के लिए। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पर रिमूवल ऑफ स्पीकर, ये हमने यहाँ पर सेम चीज कहीं पे और भी देखी थी, रिमूवल ऑफ स्पीकर नहीं देखी थी, अच्छा लोकसभा का प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट था। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इफेक्टिव मेजोरिटी से आप वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को रिमूव करने का प्रोसेस शुरू करते हो। तो अगर मैं एक बार आपको समराइज करूं तो पहली, एक सेकेंड रुको, तो सबसे पहली वाली हमने कौन सी देखी थी, सबसे पहली हमने देखी थी सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी। उसके बाद हमने देखी थी क्या, उसके बाद हमने देखी थी इफेक्टिव मेजोरिटी, नहीं उसके बाद हमने देखी एब्सोल्यूट, है ना, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। और थर्ड नंबर पे हमने क्या देखी, सेकंड पे देखी, थर्ड पे हमने देखी इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, हमने इन तीनों में क्या डिफरेंस देखा, हमने ये देखा कि सिंपल में तो 50% +1 होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट में टोटल मेंबरशिप का देखा जाता है, टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा, है ना। और इफेक्टिव में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या चीज है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है टोटल सीट्स, है ना, माइनस वेकेंट, है ना, माइनस वेकेंट सीट्स। ठीक है, उनको जो आप माइनस करके निकालते हो वो आती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उसका भी 50%। सही बात है। तो ये आपने 3 टाइप्स की मेजोरिटीज पढ़ी। इसके बाद लास्ट इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी क्या चीज होती है, एक सेकेंड, हाँ, स्पेशल मेजोरिटी क्या चीज होती है, एनी मेजोरिटी विच इज नॉट सिंपल। कोई भी ऐसी मेजोरिटी जो सिंपल नहीं है, तो ना तो वो एब्सोल्यूट हो, ना इफेक्टिव हो, ना सिंपल हो, ऐसी कोई मेजोरिटी को स्पेशल बोल देंगे। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें आपका आता है क्या, देखो जरा, इसमें आता है 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी जो भी मेंबरशिप है उसका 2/3 निकालना, वो स्पेशल हो जाता है। ठीक है, मेंबरशिप अगर 100 है तो 100 का 2/3 वो हो गई स्पेशल मेजोरिटी। मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, वही। ठीक है, और 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो कुछ भी अलग से जो मेजोरिटी होती है, जो सिंपल में आपने नहीं पढ़ी हो, एब्सोल्यूट में नहीं पढ़ी हो और इफेक्टिव में भी ना पढ़ी हो, वो हो जाती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, कुछ डिफरेंस इसमें क्रिएट नहीं होता। तो अगले टॉपिक आती है बेटा डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो किस किस तरीके से पार्लियामेंट अपना प्रोसीड करता है, आगे आगे काम बढ़ाता है। तो सबसे पहले आता है एक क्वेश्चन आर। ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो काम चल रहा है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ये क्वेश्चन आर। इसमें क्या होता है, मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स आंसर देम। तो जो मेंबर्स होते हैं जनरली नॉन मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, या प्राइवेट मेंबर होते हैं, वो पब्लिक मेंबर से यानी गवर्नमेंट से यानी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। अब मान लीजिए अरावली वाला केस चल रहा है, तो वो अरावली के रिगार्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये डिसीजन लिया है, बताइए ऐसा क्यों, या फिर कोई भी और क्वेश्चन पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। बताओ कि भाई झारखंड में जो जंगल है उसका एरिया कितना है, बताओ कि हमारे देश में जितने भी जंगल हैं उनका कितना % एरिया पे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कुछ भी क्वेश्चन वो पुट अप कर सकते हैं। और इसका एक जो है टाइम फिक्स होता है 11 बजे से 12 बजे के बीच। ठीक है, ये जो 1 घंटा होता है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चंस जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं बेटा। जैसे पहला टाइप है स्टार्ड क्वेश्चंस, दूसरा है अनस्टार्ड क्वेश्चन और तीसरा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो अगर आपने सुना हो, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसा इसका नाम है वैसा ही होगा। स्टार्ड का मतलब क्या है कि इस पे एक ऐसे स्टार मार्क्ड है। ठीक है, ऐसे कोई स्टार बना हुआ है। अनस्टार्ड मतलब स्टार नहीं बना हुआ है, और शॉर्ट नोटिस अलग है। स्टार्ड में क्या होगा, रिक्वायर्स ओरल आंसर, मतलब आपने एक पर्ची है उस पर अपना क्वेश्चन लिख दिया है और उस पर स्टार बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि अब इसका आंसर आपका जो मिनिस्टर है वो कैसे देगा, वो आपको ओरल देगा। आपने उससे वहीं के क्वेश्चन पूछा कि बताओ यहाँ पे झारखंड में कितना एरिया जो है वो जंगल से कवर्ड है या फॉरेस्ट कवर्ड है, तो वो आंसर उसका वहीं पे खड़े खड़े उन्हें देना होगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली उन्हें नहीं पता होगा तो टाइम लेंगे, बट जनरली जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जो फटाफट से आंसर दिया जाए। ठीक है, कि भाई आपको पता है देश में ऐसा केस हो गया है, कोई अर्जेंट केस या कुछ भी हो सकता है ना, किसी कुछ भी चीज उन्होंने पूछ ली कि बताइए
इस केस के ऊपर आपका क्या कहना है, तो वो उसका आंसर तभी के तभी देंगे, तो ओरल आंसर होता है इसका। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं कि आप एक के बाद एक दूसरा क्वेश्चन उसके लगा, मतलब उसी से रिलेटेड कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लो। जैसे कि मान लो आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, है ना, ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, तो फिर आपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, है ना, तो टीचर से आपने पूछा तो टीचर ने आपको तभी तभी जवाब दे दिया, फिर आपको समझ नहीं आया, आपने फिर से कुछ और पूछ लिया उससे मिलता जुलता, तो टीचर ने फिर जवाब दे दिया, फिर से आपने कुछ पूछा फिर जवाब दे दिया। तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टार्ड क्वेश्चन के केस में, क्योंकि आप वहीं बैठ के पूछ रहे हो टीचर के सामने ही, तो टीचर से आप जब मर्जी पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन क्लास में पूछ रहे हो, है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक लिमिटेड टाइम है कि अभी आप पूछ लिया ना, अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में आएगा आपका, क्योंकि क्लास फिनिश हो गई है ना, फिर अगला क्वेश्चन उससे अगली क्लास में, इस तरीके से। तो अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं जिन पे स्टार मार्क नहीं किया हुआ, तो इनके आंसर रिटर्न मिलते हैं। इनके आंसर कैसे मिलते हैं, लिख के। अब जैसे कि अब आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन छोड़ोगे, सपोज करो, है ना, तो कमेंट में आपने अपना क्वेश्चन छोड़ा, इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, लिख के मिलेगा। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अनस्टार्ड क्वेश्चन में। तो ना तो आपको ओरल आंसर मिलता है और ना ही आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपने क्वेश्चन लिख दिया अपना कि भाई मेरा ये क्वेश्चन है, उसका आंसर वो जो मिनिस्टर है वो लिख के देंगे। अब आपने एक क्वेश्चन लिखा होगा, उसका एक आंसर उन्होंने लिख दिया, अब इसके बदले में आपको जो दूसरा क्वेश्चन पूछना है वो आपको अलग पेपर पे लिख के देना होगा, इसके साथ आप सप्लीमेंट्री नहीं भेज सकते हो, ठीक है। ये होता है दो टाइप्स के क्वेश्चन। तीसरा टाइप आता है, अलग है क्या, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड ऑन मैटर्स ऑफ अर्जेंट इन पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं, उनके लिए भेजा जाता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कि जल्द से जल्द आंसर इसका दिया जाए। आस्क्ड बाय गिविंग नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, 10 दिन का नोटिस देने से पहले जो है इसका आंसर देना होता है। आंसर्ड ओरली, ठीक है, इसका आंसर ओरल होता है। आस्क्ड बाय गिविंग मतलब कि जिससे आपको क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, मान लो आपको एक्स मेंबर से क्वेश्चन पूछना है, तो जो भी ए मेंबर होगा ना, ए मेंबर जो क्वेश्चन पूछने वाला है, तो वो इसको 10 दिन पहले बताएगा एटलीस्ट, ठीक है। लेस देन 10 days मतलब 10 दिन से कम के समय में, 7 दिन, 4 दिन, 5 दिन पहले बता देगा कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ताकि ये अपना उसके ऊपर पूरा आंसर सब कुछ रेडी कर ले और पार्लियामेंट में आंसर दे पाए, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वेश्चन आर, कि भाई एक स्पेसिफिक चीज होती है जो पार्लियामेंट में चलती है, जिसको आप बोलते हो कि वो क्वेश्चन आर है, ठीक है। क्वेश्चन आर जो है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर्स से और बाकी मेंबर्स पूछते हैं। मिनिस्टर कौन होता है, जिसके जो भी गवर्नमेंट में होल्ड कर रहा है किसी अकाउंटेबिलिटी को, अथॉरिटी को लेके बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन आर जनरली कब से कब चलता है, 11 बजे से 12 बजे के बीच चलता है। 3 तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। कौन कौन से पूछ सकते हो, स्टार वाले, अनस्टार वाले और नोटिस। कौन सा नोटिस, शॉर्ट नोटिस। सही बात है ना। शॉर्ट नोटिस का मतलब है कि 10 दिन से आपको कम का पीरियड दिया जाएगा, 10 days से लेस पीरियड आप नोटिस देके फिर क्वेश्चन पूछते हो। इसका आंसर ओरली दिया जाता है, ठीक है। और ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, अर्जेंट क्वेश्चन होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले, ठीक है। स्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर ओरल मिलता है आपको। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप इनमें पूछ सकते हो। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होते हैं इनका आंसर आपको रिटर्न में मिलेगा, है ना। और इसमें नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसमें आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये था बच्चे पूरा क्वेश्चन आर। अब अगला आता है 0R, ठीक है। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है, अलग है इसका काम। 0R में क्या होता है, इट स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। तो जैसे ही आपका 11 बजे से 12 बजे का पीरियड खत्म हुआ क्वेश्चन आर वाला, है ना, क्वेश्चन आर हुआ खत्म, अब इसके बाद अगला क्रोनोलॉजी में क्या आएगा, अगला आएगा 0R, ठीक है। 0R में क्या होगा, ये 12 बजे के बाद शुरू होता है। आफ्टरनून सेशन लास्ट अंटिल एजेंडा ऑफ द डे इज टेकन अप। जब तक एजेंडा शुरू ना हो जाए दिन का, मतलब जो भी उनका टास्क है पार्लियामेंट का, जो भी उस दिन का मतलब उन्होंने सोचा हुआ एजेंडा, जब तक वो ना स्टार्ट हो जाए उससे पहले 0R चलता है। नॉट मेंशन्ड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये कन्वेंशन है, यानी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में कहीं पे इसका नाम जिक्र नहीं है, ठीक है। मतलब एनी नहीं, ये एक इंडियन इनोवेशन है, ठीक है, मतलब इंडियन इन्वेंशन है, हमने खुद ही इन्वेंट किया है ये 1962 से, कन्वेंशनली हम इसको फॉलो करते आ रहे हैं, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल। जैसे इसमें आपको एक अप्रूवल लेनी पड़ रही है, उनको बताना पड़ रहा है, 10 days का नोटिस से कम का टाइम लेना पड़ रहा है, इसमें आपको कोई वो लेने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल पूछ सकते हो। ये क्या चीज हुई, जैसे आपने क्लासरूम में बच्चे डाउट पूछ रहे थे, आपने वहां पे डाउट नहीं पूछा टीचर से क्योंकि आपको शर्म आ रही थी। आपने जब टीचर क्लास छोड़ के चले गए, ठीक है, तो बाहर आके आपने टीचर को फॉलो करके बाहर जाके पूछा कि अरे मैम मुझे वो समझ नहीं आई थी, वो बात क्या थी, वो समझ नहीं आई, वो टॉपिक समझ नहीं आया, है ना। तो यहाँ बाहर आके पूछ रहे हो। अब ये डिस्कशन कब तक चलती रहेगी, आप टीचर से कब तक बात करोगे, आप उससे जब तक बात करोगे जब तक दूसरा टीचर क्लासरूम में ना चला जाए।
मतलब जब तक दूसरी क्लास स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप टीचर से उसका सर खा रहे हो, उनसे पूछे जा रहे हो कि ये कैसे हुआ, वो कैसे था, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये डाउट टाइम है, बट आप ऑन मतलब आप इसको मान के चल रहे हो कि भाई इसमें टीचर फ्री है और मेरे को अब कुछ समझना था तो मैं आप जाके समझ लेता हूँ, है ना। सो दिस इज एन इंडियन इनोवेशन, इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन। एजेंडा जब शुरू होता है उससे पहले चलता रहता है, 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन आर के बाद यानी कि, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन आर होता है बेटा, फिर 0 आर होता है, फिर तो लंच हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद उनका एजेंडा स्टार्ट होता है। तो चलो अब हमारी क्लास का यहाँ पर हम अंत करते हैं, और इससे पहले कि हम पूरा क्लास एंड करें हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये आपका एक PYQ है, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ऐसा क्या है जिसको कि आप सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। अब सिंपल मेजोरिटी बोला है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है ऑल्टरेशन ऑफ नेम्स, बाउंड्रीज एंड एरियाज। हमने पढ़ा था कि भाई किसी का नाम बदल दो, बाउंड्री, एरिया बदल दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल मेजोरिटी से कर लो ये काम, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जजेस, एबॉलिशन ऑफ सेकंड चैम्बर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आपको याद है सेकंड चैम्बर क्या होता है, क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ही तो होती है। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप ऐसे एबॉलिश कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी यही होता है आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो इट इज ऑप्शन नंबर C 1, 3 एंड 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओनली एंड नॉट रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स। अच्छा, इफ यू नो कि रेटिफिकेशन क्या होती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता कि रेटिफिकेशन क्या चीज होती है तो पहले मैं आपको एक बार ये क्लियर करूंगी, ठीक है। रेटिफिकेशन, एक सेकेंड, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं कि व्हाट इज रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ओके, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि अब मान लीजिए कि हाँ, आपको मान के लीजिए, आपको पता है कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, क्या दिक्कत है इसको, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स कैसे दी हुई हैं, फेडरल तरीके से दी हुई हैं, ठीक है। तो फेडरल का क्या मतलब होता है, फेडरल का मीनिंग होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव हो रखा है पावर का ना, एक डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि पहले यूनियन गवर्नमेंट है ना, यूनियन गवर्नमेंट से थोड़ी पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट्स को दी हुई है, स्टेट से थोड़ी पावर लेके लोकल गवर्नमेंट्स को दी हुई है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, इसको हम नहीं चाहते कि छेड़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा रेटिफिकेशन वाला एक प्रोसीजर रखते हैं। रेटिफिकेशन में क्या होता है कि स्टेट्स जो होती हैं वो अपने अधिकार के लिए खड़ी होती हैं, ठीक है, स्टेट्स अपने अधिकार के लिए खड़ी होती हैं अगर स्टेट्स की पावर को यूनियन गवर्नमेंट इन्फ्रिंज करे, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो है, अगर मान लो वो स्टेट्स के पास ऑलरेडी इतनी कम पावर है, लिमिटेड पावर है, अगर यूनियन गवर्नमेंट उनसे उनकी पावर को छीने, ठीक है, उनसे उनकी पावर छीने, कोई भी पावर हो सकती है, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, कोई भी पावर उनसे उन्हें छीनेगी, तो इसके लिए उनको स्टेट को बताना पड़ेगा, स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर मोर देन, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, अगर आप मान लो 28 स्टेट हैं तो उसकी हाफ यानी 14 आप लगा लीजिए, ठीक है, ठीक है, अगर 14 स्टेट्स जो हैं वो उससे ज्यादा अगर फेवर में आती हैं उस लॉ के, उस जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके, तो इसका मतलब वो बिल पास हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको जब बिल पास होने वाला था आई गेस उस वाले टॉपिक में या कौन से टॉपिक में मैंने आपको रेटिफिकेशन समझाया था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप मुझे कमेंट में शेयर करना कि कौन से टॉपिक में हमने रेटिफिकेशन वाला टॉपिक समझा है, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि रेटिफिकेशन हो जाती है, स्टेट्स को बताना पड़ता है। रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि स्टेट्स को बताना पड़ेगा अगर आप स्टेट्स की चीज़ों को छेड़ रहे हो तो, ठीक है, सिंपल ही है। अब यहाँ पे पहला है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्सेस। प्राइवेट पर्सेस क्या होते हैं कि जो प्राइवेट पर्स हुआ करते थे पहले, आपको पता होगा कि जिसमें जो हमारी कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी, है ना, उनके पास अपने खुद के ट्रेजर होते थे, उनके खुद के खजाने होते थे, खजाने से वो गवर्नमेंट को अपनी मर्जी से टैक्स देती थी तो देती थी, नहीं तो नहीं देती थी, मतलब वहां से जनता से वो टैक्स लेती थी और उसको अपनी तिजोरी में रखती रहती थी, अपनी तिजोरी में यानी ट्रेजरी में रखती रहती थी, ठीक है, जिसको प्राइवेट पर्स बोलते थे। अगर आपको उसे हटाना है तो स्टेट को क्या फर्क पड़ता है, स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए क्या स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, नॉट बाय रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। हाँ, रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, नहीं चाहिए, नॉट, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लोकसभा, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज
ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है। सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑल इंडिया सर्विस करने के लिए भी नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती। सैलरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजोरिटी से कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको सैलरीज बढ़ानी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो सिंपल मेजोरिटी से बढ़ जाती है, उसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती। रिजर्वेशन के लिए लोकसभा में अगर उनका रिजर्वेशन बढ़ाना है तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली, 1 and 2 ओनली। पहला सही है और दूसरा भी सही है, तीसरे वाले में नहीं होगा और चौथे वाला भी नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग 0R। 0R के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप मुझे बताओगे आंसर इन कमेंट्स, ठीक है। आंसर करके बताएंगे इसका कमेंट्स में। और साथ में अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगी, जीत ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आपको इसकी क्लास नोट्स, क्लास PDF मिल जाएगी। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो वो भी शेयर करना। अब मैं आपको मिलूंगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम एंड जय हिंद।